नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए मैंने बताया था जैसा कि मैं दिल्ली आ चुका हूं, तो आपको फिर भी मैं व्यवस्था कर रहा हूं। यूनिट नंबर 3, 4, 5 और 6 सबका सब यूनिटों को मैं डाल दूंगा। टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लेकिन साथियों, इन वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, इनमें कौन कौन से मुख्य प्रश्न आपको लगाए गए हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, अब हम शुरू करते हैं। आपके लिए किसी भी तरीके से मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। और याद रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर BSTC पूरी दोनों साल की जब तक होती है बच्चे की कंप्लीट, आपको पूरा का पूरा कंटेंट, सभी तरह के मटेरियल और साथ साथ में आपको बहुत सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। बीच बीच में आपको सुझाव भी दिए जाते हैं, हर एक प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन किया जाता है। तो चलिए अब पहला प्रश्न पढ़ते हैं। किसी नर या मादा का होना क्या कहलाता है? प्राकृतिक लिंग कहलाता है साथियों, ठीक है। जेंडर क्या है? आप भी जानते हो, सामाजिक व सांस्कृतिक आधार पर जेंडर बनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद परिवार, महिलाओं का काम क्या है? महिलाओं का काम है भैया परिवार के अंतर्गत सारी चीज़ों का मेंटेनेंस करना, जैसे बच्चे पैदा करना, बच्चों की उचित देखभाल करना और बच्चों को दूध पिलाना। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न सभी पढ़ के जाने हैं। जेंडर का संबंध किससे होता है? तो पुरुष उचित गुण और स्त्री उचित गुणों तथा व्यवहारों से है। जेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी अधिकार हो जाएंगे, जैसे गतिशीलता में पूर्ण स्वतंत्रता, जीवन में अपनी भूमिका का चयन और स्वैच्छिक पहनावा व कार्य। क्लियर। अगला प्रश्न है कि पितृसत्ता की मान्यता है। पितृसत्ता की मान्यता है महिलाओं के द्वारा पुरुषों के नियंत्रण में रहे। महिला किसके नियंत्रण में? पुरुषों के नियंत्रण में रहे। यही हमारा पितृसत्तात्मक समाज है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व के प्राय सभी धर्म कैसे हैं? हमारे विश्व के जितने भी धर्म हैं वो सभी पितृसत्तात्मक है। पुरुषों को ज़्यादा दर्जा दिया जाता है अपने समाज के अंतर्गत। महिलाओं और पुरुषों के बीच में गैर बराबरी रहती है। बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत तक महिला और पुरुषों के अंतर्गत भेदभाव किया जाता है साथियों। उसके बाद पितृसत्तात्मक जो आधार स्तंभ है उसका क्या कहलाता है? परिवार, वो कहलाता है अपना उपरोक्त सभी, ठीक है ना। जैसे परिवार है कानून के आधार पर और धर्म के आधार पर, सभी प्रकार से पितृसत्तात्मक आधार स्तंभ बनाया गया है। राजस्थान में पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है? ये याद रखना, 1000 पुरुषों पर 926 महिला है। ये हमारा लिंग अनुपात है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, जेंडरीकरण व्यवस्था है। जेंडरीकरण व्यवस्था क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक है, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जेंडर का सामाजिकरण होता है कार्यों की पहचान के द्वारा, ठीक है ना, कि महिलाओं को कौन से कार्य करने हैं और पुरुषों को कौन से कार्य करने हैं। जीवन में प्राकृतिक लिंग की पहचान किससे होती है? जन्म से ही हो जाती है भैया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जेंडर प्रक्रिया कैसी है? जेंडर प्रक्रिया हमारी एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। प्रकृति की देन क्या है? तो ये सभी प्रकृति की देन है, जैसे बालक का होना, बालिका का होना और सेक्स, ठीक है ना। उसके बाद औरतों की उत्पादन शक्ति पर नियंत्रण किसका होता है? पितृसत्तात्मक पुरुषों का होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि पितृसत्तात्मक समाज या व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन कौन सी हैं? तो ये सभी संस्थाएं परिवार, कानून और धर्म। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के विकास में सहयोग होता है महिला एवं बाल विकास विभाग का। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है पड़ोस की वजह से, यहाँ का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही है कुछ इन बंदों का, पड़ोसियों का, तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ। मुस्लिम समुदाय की विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनाई गई संस्था कौन सी है? सच्चर समिति। याद रखना इस प्रश्न को भाई साहब, कि मुस्लिम समुदायों की जो विशिष्ट समस्या उनका अध्ययन करने के लिए जो समिति बनाई गई वो कौन सी है? सच्चर समिति है। लिंग असमानता विभिन्न तरीकों में प्रकट होता है। तो आपका कन्या भ्रूण हत्या में और बाल कल्याण हत्या में, ये दोनों उपरोक्त सब ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बालकों के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला कौन सी है? याद रखेंगे आप लोग, परिवार है। बालकों के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला, बच्चा परिवार से ही पहली चीज़ें सीखता है और गुरु उसकी माता होती है। समावेशन की प्रक्रिया का आयाम क्या है? तो यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। बालिका बड़ी होकर के क्या बनती है? तो बालिका बड़ी होकर के माँ, पत्नी, बहन कुछ भी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज, परिवार और राष्ट्र निर्माण, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी एक समस्या है। गरीबी एक समस्या किसकी है? सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जेंडर का सामाजिकरण किससे होता है? तो कार्यों की पहचान। इस पर दोबारा प्रश्न आ चुका है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं। और मोस्ट क्वेश्चन अब कौन कौन से हैं इस यूनिट के अंतर्गत, अब आप एक बार उन प्रश्नों को एक बार ध्यान से देखेंगे, निशान लगा लेंगे अपनी सीरीज के अंतर्गत। और जिन बच्चों को सीरीज की व्यवस्था नहीं हो पाती उनके लिए हम PDF की भी सुविधा कर रहे हैं साथियों। चलिएगा अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। जेंडर और पितृसत्ता की समझ किन प्रभावों को प्रभावित करती है? या प्रभावों को समझाना है, तो यह बात रखेंगे आप लोग, सामाजिक और शैक्षिक प्रभावों को समझाना होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्यालय में नामांकन और विद्यालय परित्याग करने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? तो भैया 6 से लेकर के 14 वर्ष तक, 6 वर्ष का बच्चा प्रवेश करता है, 14 वर्ष की उम्र तक वो अपनी जो विद्यालय की अवस्था है या विद्यालय जो प्राथमिक शिक्षा है उसको पूर्ण कर लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जेंडर सामाजिकरण किसे कहते हैं?
हर समाज और संस्कृति लड़के लड़कियों की परवरिश करते समय उन्हें अलग अलग भूमिकाएं जवाबदेही गुणों के जरिए अलग अलग रूपों में ढालने का प्रयास करते हैं, और इस सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम जेंडरीकरण सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है पितृसत्तात्मक क्या होता है, कि परिवार के अंतर्गत मुखिया जो होता है वो पिता होता है, ठीक है, या पुत्र होता है, तो परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखता है, उसे क्या कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं, या पितृसत्ता कहा जाता है, पितृसत्ता की। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से अपने पास में है कि महिलाओं की दोहरी स्थिति से आप क्या समझते हैं। महिलाओं की दोहरी स्थिति मतलब समाज में महिलाओं की दोहरी स्थिति किस तरीके से, कि वर्तमान में पहले की तरह ही महिलाएं घर का काम, खेती का काम और रोजगार का काम करती हैं, परिवार का लालन पालन भी करती हैं, और संपत्ति के सारे अधिकार पुरुषों के पास रहते हैं। यही हमारी क्या है, महिलाओं की दोहरी व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि बालिका शिक्षा से संबंधित दो चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो जैसे अग्रभूमि का कमजोर होना, और बालक बालिका जो बालिका होती है विद्यालय और शिक्षिका सर्वत्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल श्रम बन जाने का एक प्रमुख कारण क्या है। बच्चों का जो बाल श्रमिक है, बाल श्रमिक किस तरीके से बच्चे बन जाते हैं, उसका कारण प्रमुख क्या है, गरीबी है भैया। गरीबी के कारण बच्चे जो होते हैं बाल श्रम करने लग जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से आपका क्या तात्पर्य है, कि भारत एक विशाल देश है जहाँ पर कुछ लोग धर्म और भाषा के आधार पर, जहाँ पर जनसंख्या कम है, अतः इन लोगों का सरकारी विकास की सुविधा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय में माना जाता है। भारत में मुसलमान, ईसाई, जैन आदि अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं और उनके विकास के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है। अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई जो बस्तियां हैं, उनकी बस्तियां होती हैं, उनके मोहल्ले होते हैं, उनमें मदरसे खोले गए हैं तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में उनको प्रवेश दिया जाता है। उन्हें सरकार की तरफ से प्राथमिक कक्षा से लेकर के छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि सामाजिक जेंडर जो है अपना प्रकृति का रचा नहीं है बल्कि समाज का रचा हुआ है, इस पर एक विवेचना लिखनी है आप लोगों को। ये मोस्ट प्रश्न है, इसको आप लोग रट के जाना है साथियों सभी को। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। मुख्य प्रश्न ही पढ़ने केवल, इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना आप लोगों को। स्कैनिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ गया। पितृसत्ता समाज की विशेषता आप लोग जानते ही हो। उसके बाद पूर्वाग्रह क्या है, ये पूर्वाग्रह मैंने आपको पिछली यूनिट में पढ़ा दिया है। इसका व्यक्तित्व और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पूर्वाग्रह क्या है याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा, पूर्वाग्रह क्या है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो छोटी ही बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, 10-15 मिनट की बनाऊंगा, लेकिन आपको मुख्य प्रश्न आपको लगा लेने हैं। शाला अनुभव के दौरान शाला त्यागी छात्रों को विद्यालय वापस लेने हेतु क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये 2019 के पेपर में आ चुका है साथियों, और आपको इस बार पढ़ के जाना है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने में समुदाय किस प्रकार से अपना सहयोग करता है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, 2019 में भी पूछा गया है प्रश्न, और आप लोगों को याद करके जाना है साथियों इसको। उसके बाद प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था जैसे सरकार की व्यवस्था कैसी हो, छात्रावास की व्यवस्था हो, और शिक्षा रोजगार व अर्थव्यवस्था में सुधार हो, और राष्ट्रीय स्तर के कोर्स में समानता होनी चाहिए। ठीक है। दूरस्थ समाचार पत्र के माध्यम से उनको बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न है 19वां नंबर देखिएगा, कि बच्चों को स्कूल से पलायन के कारणों का उल्लेख कीजिएगा। 2017 में प्रश्न पूछा गया है और बहुत मोस्ट प्रश्न है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। जैसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी क्या कर सकता है, घर से पलायन कर सकता है। पालकों का अशिक्षित होना, पालक जो होते हैं उनका अशिक्षित होना, घर के माता पिता का अशिक्षित होना, सामाजिक दृष्टिकोण, पलायन करना, तो ये सभी कारण इसके होते हैं। जैसे विद्यालय वातावरण भी होता है, इसकी वजह से भी विद्यालय का उचित वातावरण गाँव में नहीं मिल पाता है, तो पलायन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बालिका शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखना है। बालिका शिक्षा के महत्व को आपको स्पष्ट करना है कि बालिका शिक्षा का क्या क्या महत्व है, उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, सच्चर समिति, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सच्चर समिति के लिए जो मुस्लिम समुदाय की दो समस्या हैं उनके आपको बात करनी है, कि मुस्लिम समुदाय की कौन कौन सी समस्या है सच्चर समिति के अनुसार। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न आपको याद रख के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सच्चर समिति। ठीक है। उसके बाद आपको यह प्रश्न मोस्ट है, बड़ा प्रश्न अगर याद करना है तो जेंडर से आप क्या समझते हैं, सामाजिकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक लिंग व सालिंग, यानी सामाजिक लिंग में क्या अंतर होता है। देखो, एक तो प्रालिंग होता है, प्रालिंग बोलते हैं प्राकृतिक लिंग, और सालिंग बोलते हैं सामाजिक लिंग। इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट भी करना है, साथ ही साथ याद रखना, बड़ा प्रश्न आएगा ये। ठीक है भाई, अच्छे से याद करके जाना है, बिल्कुल भी याद रखना है ये प्राकृतिक लिंग और सामाजिक लिंग में क्या अंतर है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राकृतिक व्यवस्था को बड़ा पितृसत्तात्मक जो समाज है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी संस्था कार्य कर रही हैं, तो उन संस्थाओं के आपको नाम बताए, जैसे परिवार है, धर्म है, कानून है, ठीक है ना। तो और अपने ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़ के जानी है, इसके कौन कौन से तत्व हैं। जनसंचार है, शिक्षण संस्था और ज्ञान व्यवस्था भी है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जेंडर सशक्तिकरण प्रक्रिया के लिए अंतर्गत बालिका शिक्षा की समस्या के लिए समाधान क्या प्रस्तुत किए गए हैं, तो वो कौन कौन से समाधान है। मोस्ट प्रश्न है 2019 में आया हुआ है साथियों, सबको रट के जाना है ये वाला, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं और उनको दूर करने के उपाय। बस यही प्रश्न आप लोगों के इस यूनिट के अंतर्गत बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 में। अब हम यूनिट नंबर 4 को भी पढ़ेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को देख करके मोस्ट प्रश्न कौन कौन से हैं सभी को आप लोग टच करके जाना है, ठीक है साथियों। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आप लोगों के लिए। मैं पूरी तरीके से आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ। चलिएगा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।